मे आई कम इन सर? प्लीज़ आ जाएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून महेंद्र कुमार मीना जी। यस सर। पधारें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजस्थानी में क्या कहते हैं? धारो मेरा देश, पधारो पधारो हमारा देश। आप अपना परिचय दें मीना जी। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार मीना है। मैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग दौसा डिस्ट्रिक्ट से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक जो ग्रेजुएशन की है वो आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से की है। उसके बाद से मैं सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 5th अटैम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। और मेरी हॉबीज़ है राजस्थानी क्यूजिन बनाना और दूसरा ढांचा और पतंगल सुनना सर। थोड़ा इनके बारे में और प्रकाश डालें। राजस्थानी कुजीन। जी सर। तो क्या क्या बनाते हैं आप? सर मैं कढ़ी बना लेता हूँ और दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी और जो रीजनल डिशेज है वो भी बना लेता हूँ सर। कुछ नॉन वेज भी बनाते हैं? लाल नो सर। मांस वगैरह? नो सर। लाल खाते हैं या नहीं? नहीं खाता सर। जी सर। तो थोड़ा ये बताएं, आपके फादर जो हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एडिशनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ जी सर। तो इंडिया की जो डेवलपमेंट जर्नी है वो शुरू से ज़रा प्रकाश डालें उसके बारे में। किस तरीके से शुरू हुई? वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी मेजर वेलफेयर स्कीम्स रही? सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ था पंचायत राज के कंटेक्स में ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ से चीज़ें शुरू होती है डेवलपमेंट के कंटेक्स में। उसके बाद सर ये जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो थर्ड टायर वाली स्ट्रक्चर है उसको 1991 पंचायती राज। जी सर। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लागू कर दिया जाता है। उसके बाद से सर काफ़ी स्टेट में अभी भी 2 टायर सिस्टम है, काफ़ी स्टेट में 3 टायर सिस्टम है सर। तो उसी के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है सर अभी के। कुछ मेजर वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स पर प्रकाश डालेंगे? सर आईआरडीपी, चलिए आईआरडीपी के बारे में बताएं। सुना है इसका आईआरडीपी? सर सुना है बट अभी के लिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इसको। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी सर सुना है इसके बारे में बट अभी के लिए इसके फीचर्स रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, अब ये बताएं कि गुड गवर्नेंस का ये फ्रेज सुना है आपने? गुड गवर्नेंस, जी सर। सुशासन। जी हाँ? सर। इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? सर गुड गवर्नेंस सुशासन के कंपोनेंट है कि पहला कंपोनेंट तो ये है कि सर जो लास्ट माइल डिलीवरी ये है जो रूरल एरियाज में और जो एकदम बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनमें वेलफेयर स्कीम्स को प्रोवाइड की जाए, वेलफेयर स्कीम वहाँ तक पहुँचे। दूसरा सर मैं सोच पा रहा हूँ इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन और नहीं, ये एरियाज जो हैं ये गुड गवर्नेंस सुशासन के कंपोनेंट्स नहीं हैं। इस पे ज़रा गहन अध्ययन करें। जी सर। थैंक यू सर। और ये बताएं बुलेट ट्रेन, जी सर। ये इंडिया में इसका किस तरीके से प्रोजेक्ट लाया गया है? कहाँ से कहाँ तक दौड़ेंगी? किस स्पीड से दौड़ेंगी? किस स्पीड पर ये बुलेट ट्रेन कहलाई जाती है? कुछ आइडिया है आपको? सर स्पीड का तो मेरे को आइडिया है नहीं इसके बारे में। बाकी कहाँ से कहाँ तक ये सर मुंबई से अहमदाबाद के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसमें जापान की भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट का। डिजिटल रुपी, माय लास्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न। डिजिटल रुपी पर प्रकाश डालें। सर डिजिटल रुपी एक प्रकार की करेंसी है। उसके अंदर सर वो जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है उसी के अंतर्गत वो लागू होगी और उसमें सर ये है कि जो प्रिंटिंग के लिए जो पैसा लगता है वो बच जाएगा और उसमें और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सर। तो ये बताएं, हम लोग के पास ऑलरेडी यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सब जगह आप देखते हैं पेटीएम का स्कैन द क्यूआर कोड वगैरह।
जी सर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सर अभी के लिए इससे अभी ये सर पायलट प्रोजेक्ट पे, तो अभी के लिए इससे जो प्रोबेबल फायदे होने वाले हैं उन पर अभी रिसर्च चल रही है सर, तो अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ उस पर सर। थैंक यू। जी सर। महेंद्र, जी सर। आप राजस्थान से आते हैं और जी सर। दौसा से भी हैं। ये बताएं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में देश के सबसे ज़्यादा माइनिंग एंड स्टोन क्वेरिंग की लीजेस हैं वहाँ पे, जी सर। है ना? 33,000 के आसपास लीजेस है, जो देश में सबसे ज़्यादा लीजेस वहीं पर हैं। तो ये जो माइनिंग लीजेस हैं, स्टोन क्वेरी लीजेस हैं, उसके चलते एक तरफ तो सिलिकोसिस वगैरह जैसी बहुत बीमारी भी फैल रही है श्रमिकों में, जी जिसके लिए अभी दौसा बहुत न्यूज़ में भी आया था कुछ दिन पहले, जी सर। आपको पता ही होगा, जी सर। है ना? लेकिन दूसरी तरफ जो है राज्य की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी है ना? जी सर। मान लीजिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ भेज देते हैं, क्या करेंगे आप? सर मैं जो माइनिंग प्रोसेस है उसको एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट का ध्यान रखते हुए वो तो रहता ही है, कोई भी माइनिंग लिस्ट बिना EIA के नहीं मिलती है, जी सर। बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नहीं मिलता है। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन्वायरमेंट जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको देखने की जिम्मेदारी है उसकी। राज्य के सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कमेटी होती है, देखने की जिम्मेदारी है। जी सर। फिर क्या करेंगे आप? इससे ज़्यादा क्या करेंगे? सर इससे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसी उन्हें स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग इस प्रकार से। किस चीज़ की दिलवाएगा स्किल? सर वो क्या करेंगे बेचारे? उनको खा गया आप पत्थर तोड़िए, पत्थर खोदिए। जिससे सर वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए पत्थर तोड़ते टाइम या काम करते टाइम। तो ऐसे क्या चीज़ हो सकती है? प्रैक्टिकल उपाय कुछ बताइए। सर जैसे मास्क के रूप में कुछ ऐसा हो ताकि वो अपने फेफड़ों को ठीक सांस है, के दौरान बचा पाए सर। ओके। अगर मास्क यूज करेंगे तो कौन सा मास्क यूज करेंगे? सर वो तो एग्जैक्टली अभी तो कोविड समय में बड़ा चर्चा हुई भैया, क्यों नहीं बताओगे आप सर कि किस तरह का मास्क होना चाहिए? तरह तरह के मास्क आए, N95 है ना, ट्रिपल लेयर, डबल लेयर और क्या क्या, तो आप बताओ कुछ भी। N99। सर उस कंटेक्स्ट में मैं अभी के लिए नहीं सोच पा रहा हूँ सर। ओके, नहीं सोच पा रहे हो, ओके चलो। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना? जी सर। ठीक है, ये बताओ कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का कितना प्रतिशत है? सर डेटा रिकॉलिंग। कोई बात नहीं। ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है जी कि सर। अगर हम अपने फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कम कर दें, बंद कर दें, तो वैसी स्थिति में जो है हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम कुछ हद तक सुधर सकेगा, है ना? जी सर। और आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट भी है, ठीक है? जी सर। आपने चुना भी IFS। ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जो अभी कुछ समझौते हुए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ मीटिंग्स हुई, है ना, उसमें इसको लेकर के कोई बातचीत हुई क्या? सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ अभी जो COP28 हुआ है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करने की बात की गई है 2000। न्यूक्लियर एनर्जी को? जी सर। अच्छा, ठीक। और सर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया के कंटेक्स्ट में COP26 का जो टारगेट है वो 50%। COP26? जी सर। COP26 ग्लासगो में हुआ था। जी सर। हाँ हाँ। तो उसमें 50% जो डिमांड है एनर्जी की वो रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। ओके। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की एनर्जी की डिमांड? एनर्जी की डिमांड सर, एनर्जी। एनर्जी की? जी सर। पक्का? जी सर, रिन्यूएबल एनर्जी। नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, थोड़ा भाषा का प्रयोग ठीक से करो, ठीक है? सॉरी सर। ओके। और राजस्थान में मेरा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी भी है बहुत ज़्यादा और विंड भी है, लेकिन उसी क्षेत्र में जो है आपके जो है गौड़ पक्षी भी मिलते हैं ना, गौड़ धाम जी सर। जो है ना, जी सर। GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जी सर। और बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या है कंट्रोवर्सी और कैसे सुलझाया जाए उसको? सर जो हाई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है वहाँ पे, तो उनसे टकरा के वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका डेटा 15% के अराउंड वो इसकी वजह से मर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये है कि सर उनको ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही है उनको अंडरग्राउंड कर दिया वो तो बहुत महंगा चीज़ है।
कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी नहीं। जी सर, बट उसके लिए अभी तो जो स्टेप्स उठाए हैं वो एक फ्लाई डाइवर्टर का यूज किया गया है सर, तो उसकी वजह से उन्हें दूर से ही दिख जाए गोडाउन पक्षियों को कि सामने हाई टेंशन लाइन है, ताकि वो उसको अवॉइड कर सके सर। ओके। महेंद्र, जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भूल गए क्या आप? सर कुछ याद है? सर थोड़ा बहुत याद थोड़ा है। बहुत याद है। जी सर। ये बताइए, 3 पिन प्लग में जो एक मोटा पिन होता है, जी सर। लंबा और मोटा होता है, जी सर। वो क्यों लंबा और मोटा बनाया जाता है? उसके पीछे कारण क्या है? सर मैं जितना सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से सर, मोटा बनाने का पर्पस तो ये है कि जो बाकी 2 पिन है उनमें ना लगा दें हम गलती से, तो और नहीं, ये तो कोई कारण नहीं है। और बताइए। और सर लंबा होने का उसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले जब अगर कहीं फॉल्ट भी हो तो हम तो सबसे पहले जब प्लग में लगाए तो सबसे पहले ग्राउंड वाला वो थ्रेड पिन लगना चाहिए, ताकि फॉल्ट हो तो ना। करंट ना पाए। ये कोई रीज़न नहीं है। चलिए एक दूसरा सवाल पूछते हैं। एसी और डीसी करंट, जी सर। दोनों में कौन ज़्यादा डेंजरस है आदमी के लिए? सर इस कंटेक्स्ट में तो नहीं सोचा। ऑलराइट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर पिछले वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे, आप परमिशन हो तो मैं थोड़ा। हाँ हाँ, बताएं। सर मेरे हिसाब से डीसी थोड़ी ज़्यादा डेंजर होगी। क्यों? सर जो एसी है वो एक साइकिल में चलती है, वो डीसी एक फिक्स उसमें होती है सर, तो फिक्स वैल्यू। तो एसी में जो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है उसकी वजह से कम चांसेस होते हैं कि थोड़ी कम डेंजर होती है सर। नहीं, ये रीज़न नहीं है। Sorry, एसी करंट, इफ यू टच यू विल बी थ्रोन ऑफ। डीसी करंट में यू विल गेट स्टक। थैंक यू सर। पुराने इंडियन फिल्मों में नहीं देखा है आदमी आपने? जी सर। उस समय डीसी करंट चलता था तो लोग सटते चले जाते थे एक दूसरे से। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूसेज बताइए, प्रैक्टिकल यूसेज बताइए जो हम एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस सर जो वोल्टेज है किसी भी लाइन में, उसको अगर कम ज़्यादा करना हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज। वोल्टेज कम ज़्यादा हम एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? एनीवे, और कुछ बताइए। और सर और तो नहीं सोच पा अरे, रहा। फैन का स्पीड आप कम ज़्यादा करते हैं, जी सर। रेडियो का वॉल्यूम आप कम ज़्यादा करते हैं, लाइट डिमर आप यूज़ करते हैं, सब कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एनीवे, आप ये हमें बताएं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या एक बुली की तरह काम करता है? मतलब दादागिरी करता है? सर ऐसा तो नहीं है। वो जो इंडिया है वो नेबरहुड पास पॉलिसी को फॉलो करता है और गुजरात डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, तो सर बट जो और कंट्रीज में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो परसेप्शन बना रखा है वो इस हिसाब का बना रखा है सर। अच्छा, तो बाकी जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ भारत को दादागिरी कहते हुए केवल इसलिए दिखाते हैं कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स करना होता है। सर इंटरनल पॉलिटिक्स और जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज पे उसका भी इफेक्ट है सर। अच्छा, ये ढांचा क्या होता है? सर ढांचा एक तरह की तुकबंदी होती है, तो इसमें जो रीजनल कोई भी इश्यू है, कोई भी कल्चर है, किसी भी चीज़ को बताना हो तो इसके थ्रू बता सकते तो हैं। आप केवल सुनते हैं या कुछ करते भी हैं? सर सुनता हूँ मैं। कुछ याद है? सर एक बताइए। सर जैसे सर अगर किसी को दहेज प्रथा के बारे में वहाँ पे बताना हो तो वो इस हिसाब से बताएंगे सर कि थोड़ा सोचने के मतलब। जैसे सर वो गाते हैं कि पीसा लेबो देबो छोड़ दो कन्यार कलस्य बोत, पीसा लेबो देबो छोड़ दो कन्यार कलस्य बोत, लेबो देबो छोड़ दो ब्याई ने दर्जो, लेबो देबो छोड़ दो ब्याई ने दर्जो, दोनों ओढ़िया लुटबो हो जा तो भी ना जा कर जो।
चलिए, राजस्थानी पता नहीं है लेकिन फिर भी मतलब तो समझ में आ गया। जी सर, थैंक यू सर। आप राजस्थान के मारवाड़ी इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? सर उनका जो बिजनेस कम्युनिटी से मेनली वो बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी है, लेकिन जब भी हमारे दिमाग में कोई मारवाड़ी आता लगता है बहुत पैसे वाला होगा, ऐसा क्यों? सर एक तो जो उनका कल्चर है वो क्या कल्चर है वही पूछ रहा हूँ। सर कल्चर एक तो बिजनेस ओरिएंटेड है, दूसरा सर उनका जैसे वो चीज़ों को ठीक से इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट ओरिएंटेड थोड़ा सोच नहीं तो पाते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं कर पाते? सर इसके बारे में नहीं सोचा। सॉरी सर। दो चार इम्पॉर्टेंट मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज जो हैं इस देश में, उनके नाम बताएं। एक नाम बता दो। सर ऐसे श्योर नहीं हूँ सर मैं, हाँ श्योर नहीं हूँ कि मारवाड़ी की। बताइए। सर जहाँ तक टाटा जी और बिरला जी के बारे में। टाटा जी तो पारसी हैं। हाँ, बिरला जी। सर श्योर नहीं हूँ सर, नहीं सोच पा रहा सर। ओके। यहाँ दिल्ली में एक बिरला मंदिर है, कलकत्ता में एक बिरला मंदिर है, हर जगह एक बिरला मंदिर है। इन मंदिरों का नाम बिरला क्यों है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ इनका जैन कम्युनिटी से रिलेशन है, बाकी तो सर ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात कही थी जब चेयरमैन साहब कुछ पूछ रहे थे आपसे, जी सर। ये पंचायती राज सिस्टम जो है देश में, जी सर। ये 2 टियर है या 3 टियर है? सर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 3 टायर सिस्टम है सर। तो फिर कई, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली 3 टियर है तो कई स्टेट्स में 2 टियर कैसे हो गया? सर वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है उसको इम्प्लीमेंट करे ना सर। कोई और कारण है? सर और कारण तो मैं अभी के लिए नहीं सोच पा रहा सर। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B क्या है? सर सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 9A, 9B पार्ट, आर्टिकल नहीं कह रहा हूँ। पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B। सर एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। पार्ट 9। PSIR ऑप्शनल है। यस सर, सॉरी सर, हम्म? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर एग्जैक्टली। ये बताएं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली इंग्लिश में क्यों लिखी गई, हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई? सर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले उस टाइम हमारे संविधान निर्माता थे वो मेनली लोअर और हायर एजुकेशन से बिलोंग करते थे सर। तो इसकी वजह से एक ही रीज़न सोच पा रहा हूँ सर मैं मेनली, उसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश में लिखा। और दूसरा सर जो हमारा कॉलोनियल सिस्टम था पहले से, तो उससे जो उसकी लीगेसी का जो प्रभाव देखा गया उसकी वजह से इंग्लिश में ही लिखा गया सर। आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कॉलोनियल। जी सर। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सर जब कोई एक स्टेट किसी और स्टेट के सब्जेक्ट्स को अपने सबऑर्डिनेट कर ले। तो फिर इंपीरियलिज्म क्या है? सर इंपीरियलिज्म के कंटेक्स्ट में वहाँ की जो कंपनीज है, जो कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है सर, उसको। कैपिटलिज्म से पहले इंपीरियलिज्म नहीं था? यस सर, था सर। फिर बट सर मैं सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से कि वहाँ की जो लोकल कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो सर वो इंपीरियलिज्म के कंटेक्स्ट को उनको बढ़ाने के लिए आई। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से आप इंपीरियलिज्म को कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड क्यों कह रहे हैं? सॉरी सर, इसके बारे में देखना Thank पड़ेगा you. मुझे। महेंद्र, आप राजस्थानी कुजीन्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जी सर। क्या स्पेशलिटी क्या है?
सर इनकी स्पेशलिटी पहला तो जोग्राफिकल कंटेक्स में सर वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, तो जो राजस्थानी क्विजीन है उनमें मेनली घी, छाछ, दही इनका यूज होता है सर। दूसरा सर जो राजस्थान जो वार प्रोन एरिया रहा हुआ है एंशिएंट और मिडाइवल टाइम में, तो सर जो क्विजीन और जो चीज़ें बनाई जाती है वो लॉन्ग टर्म प्रिजर्व रहे उस हिसाब से बनाई जाती है सर। तो जैसे कि उसका एग्जांपल आज के डेट में देख सकते हैं बीकानेर भुजिया सर। और तीसरा सर जो वहाँ पे वेजिटेबल्स और जो हरी सब्जी है वो नहीं मिल पाती, उसकी वजह से पेड़ों की सब्जी हो, जैसे केर सांगरी की सब्जी हो। राजस्थान मेनली नॉन वेज है या फिर वेज है? सर मेनली वेज है बट नॉन वेज भी। मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी सर वेज है। मेजोरिटी वेज है। मैं 3 राज्यों के नाम ले रहा हूँ, जी सर। इनमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा नॉन वेज कहाँ खाया जाता है? जी सर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सर नहीं सोच पा रहा इसके बारे में। एक लॉजिकल इंटेलिजेंट गेस लीजिए। सर राजस्थान ही होना चाहिए। रीज़न? सर राजस्थान में जो कल्चर था जो राजा महाराजाओं का, उसके हिसाब से इसकी प्रीडोमिनेंस राजस्थान में ज़्यादा होनी चाहिए सर। ओके। जी सर। पंजाब हरियाणा में क्यों नहीं? सर इसके बारे में तो नहीं सोच पा रहा। ओके। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जानते हैं आप? ट्रिपाटाइट स्ट्रगल? सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं। कन्नौज के पीछे जो लड़ाई थी, हर कोई कन्नौज को क्यों कंट्रोल करना चाहता था मेडिवल हिस्ट्री में? जी सर। सर अभी के लिए तो रिकॉल नहीं कर पा रहा इस कंटेक्स्ट में। ठीक है। आईओटी के बारे में आप जानते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी सर। ठीक है, क्या है आईओटी? क्या भारत सरकार आईओटी का किसी प्रकार से इस्तेमाल कर रही है? जी सर। कहाँ पे कर रही है? सर जैसे मैं सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट में आईओटी का यूज हो पा रहा है सर। दूसरा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही। तो उसमें भी आईओटी का यूज हो पा रहा है सर। बिल्कुल सही। और खतरे क्या हैं आईओटी के? सर सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लग रहा है वो साइबर अटैक का है। और दूसरा तो नहीं सोच पा रहा सर, बट साइबर अटैक एक बड़ा चैलेंज है आईओटी के कंटेक्स्ट में सर। ओके, तो भारत सरकार क्या प्रिकॉशन ले रही है आईओटी के संदर्भ में? सर एक तो जो साइबर स्वच्छता केंद्र है उससे साइबर अटैक के बारे में अवेयरनेस फैलाना। दूसरा सर जो डिजिटल लिटरेसी है उसको बढ़ावा देना, ताकि लोगों में आईओटी का बेहतर तरीके से यूज कर पाए। ओके। मेरा लास्ट सवाल महेंद्र, पीएसआईआर के आप स्टूडेंट हैं, जी सर। आपने आईएफएस को तो लास्ट प्रायोरिटी में रख दिया है, तो कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शनल हेल्प करेगा? सर इस ऑप्शन के अंदर पॉलिटिक्स के अलावा जैसे कि टेररिज्म, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी एंगल और लोकल जैसे सर कैसे ग्राम पंचायत लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, जैसे कि सर जैसे 3 टायर सिस्टम है वो फेडरलिज्म वाले इश्यूज और कोई भी लोकल इश्यूज है वो सब इंक्लूड है सर। तो आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में? जी सर। ओके। फेवरेट सेफोलॉजिस्ट कौन है आपका? सॉरी सर? सेफोलॉजिस्ट की टर्म सुनी है? नो सर। अगर ये सब्जेक्ट फेवरेट है, आपने ये टर्म कैसे नहीं सुनी, सेफोलॉजिस्ट? सॉरी सर इसके बाद। ओके, थैंक यू महेंद्र। तो बेसिक से चीज़ें से शुरू करेंगे। आप ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं, आराम से बैठे। हाँ, हेयर जो है नीटली कोम रहेगा। हाँ, जी सर। क्लीन शेवन रहेंगे। जी सर। और ब्राउन शूज़ ना पहने, ब्लैक शूज़ पहने। जी सर। ठीक है। देखिए महेंद्र,
ये नहीं, कोई प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में? प्रश्न लग रहा है, पूछ लो। ये नेवी ब्लू सूट के साथ। ना वो सब तो ठीक है। नहीं, नेवी ब्लू सूट के साथ ब्लैक Black. पहनिए ना, अच्छा, ब्राउन नहीं। ब्लैक इज मोर फॉर्मल। हाँ, फॉर्मल वो है, आप पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। तो देखिए, ये इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एज सच, ये है आपकी टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। जी सर। हाँ, देखिए, एक तो इंटेग्रिटी है, तो आप गैस मत कीजिए, जब अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। जी सर। वो ये देख रहे हैं कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आप में बैलेंस्ड ओपिनियन दे पाएंगे या नहीं, थिंकिंग आपकी जो है वो लॉजिकल है या नहीं, और ख़ास तौर से कि कितनी आप में अवेयरनेस है अपने आप के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। जी सर। तो हर प्रश्न जो है, हर टॉपिक जो है, उस पर गहन अध्ययन करने की ज़रूरत, और तह तक जाना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सुपरफिशियल बता दिया और फिर कह दिया कि आगे मुझे पढ़ना पड़ेगा। जी सर। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ठीक नहीं पड़ता है। इसका ये मतलब कि आपने उसका गहन अध्ययन किया नहीं। जैसे एक मैं उदाहरण दूँ आपको, डिजिटल रुपी। जी सर। हाँ, इसका क्या एडवांटेज है? मेन एडवांटेज ये है कि जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, दे आर लिंक टू अ बैंक अकाउंट, जी सर। जबकि डिजिटल ये जो है रुपी विल नॉट बी लिंक टू अ बैंक अकाउंट। तो इसका जो कवरेज है दैट कैन बी सो मच ग्रेटर। जी सर। थैंक यू सर। तो आपने कहा कि नहीं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। सर वो मेरे दिमाग में ये था कि पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उससे जो हम लोगों को समझ में आया वो ये कि आपने गहराई से इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया है। जी सर। हाँ, इसी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। जी सर। तो जब तक आपका नॉलेज बेस साउंड नहीं है, तब तक आप घबराहट में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उससे कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। सर। अब जैसे ये सब इनफैक्ट टेक्निकल चीज़ें हैं। आप इस पर अगर गूगल पर जाएं और इसमें गुड गवर्नेंस आप टाइप इन करें, तो उसमें आता है गुड गवर्नेंस इज़ वन विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, effective and efficient, follows rule of law, participatory and consensus oriented। जी सर। ये 8 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड अब माने गए हैं। जी सर। आपने क्या कहा? आपने कहा कि लास्ट माइल डिलीवरी, ये तो है ही नहीं इसमें। जी सर, सॉरी सर। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, हम लोग आपको सलाह दे रहे हैं आप, जिससे कि आप सही दिशा में चलें। सर एक्चुअली ये होता है जैसे आप क्वेश्चन पुट करोगे तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, फिर वो अच्छा, इसका भी एक सोल्यूशन है। ऐसा कीजिए, करीब 40 इस तरीके के A4 साइज पेपर्स लीजिए, जी सर। और ये सोचिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं संभावित। वो डैप से आएंगे, करंट इवेंट से आएंगे, सब्जेक्ट से आएंगे ज़्यादातर। जी सर। और फिर जब आपके पास क्वेश्चन बैंक बन जाता है तो हर टॉपिक पर गहन अध्ययन कीजिए, और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बनाइए इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और फिर प्रैक्टिस कीजिए बिफोर मिरर कि अगर ये प्रश्न आएगा तो मैं 4 बुलेट पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, 4 बुलेट पॉइंट, एक लाइन का बुलेट पॉइंट माने एक लाइन, जी सर। 4 बुलेट पॉइंट, जिससे वो चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक। जी सर। तब वो आप घबराहट में ये घबराहट नहीं नहीं होगी ब्लैंक हो जाएंगे आप। ठीक है। जी सर। गुड गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में ये हुआ था सर कि मैं ब्लैंक ही हो गया एकदम। नहीं, आप उसमें भी होगा, ट्रिपल पिन में क्यों ब्लैंक होगा भाई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो जी सर, सॉरी। क्यों ऐसा हो गया? एसी डीसी में बताओ, एसी का आविष्कार ही उसी के लिए हुआ था, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डीसी आविष्कार था ना पहले, उसके बाद एसी बाद में हुआ। जी सर। उसी के लिए हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट से लोग मर जा रहे थे। जी सर। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ये एक हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको गवाए नहीं आप, इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये लाइफ चेंजर है आपके लिए। जी सर। हाँ,
एक चीज़ मुझे पूछना था, सॉरी टू Please, इंटरप्ट please. यू। आपको कितने दिन पहले पता चला कि आपका इंटरव्यू, मतलब आपने मेंस क्रॉस कर लिया है? लगभग 20 दिन तो हो ही गए हैं। जी सर। 20 दिनों में आपने क्या किया, क्या तैयारी की? सर जो डेफ में टॉपिक्स थे उनको ही तैयार कर रहा हूँ। तो वो तो तुम डैप का एक भी चीज नहीं बताए, तो तुम्हारे डैप से ही हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर वो कहीं दूसरे जगह से नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ डैप से ही सर पूछे, एक आध छोड़ करके। हर एक एरिया शायद कवर नहीं कर पाया मैं अभी तक सर। इलेक्ट्रिक नहीं तो आप अब बता दी ना, साहब ने बता दिया ना आपको, एकदम बुलेट पॉइंट तैयार करो, लेफ्ट राइट नहीं करना, एकदम सीधे, वही तरीका, समझ गए? 3-4 मॉक आपने कर लिया है, आपको अब पता चल गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर अभी 10-15 दिन, अभी 2-5 दिन पहले मैं थोड़ा सही से समझ पाया हूँ कि डिमांड क्या है। एक्चुअली मैं डिमांड नहीं समझ पा रहा था इंटरव्यू की। डिमांड समझने का ये है कि हम में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, मैं हूँ, वो दूसरी बात है, लेकिन जनरली आपके टॉपिक से हो सकता है किसी को कुछ डीप पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एवरी डे हैपनिंग्स जो हो रही हैं, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसको अपने डैफ से कनेक्ट करो। जी सर। कौन सी चीज़ है जो आपके आसपास हो रही है, जो कि आपके डैफ में भी मेंशन्ड है, दूर से या पास से, उसको फोकस करो। हम कोई टेक्निकल सवाल तो ज़्यादा पूछे मत। कौन सा टेक्निकल सवाल हमने पूछा है? कोई टेक्निकल सवाल है? कोई भी टेक्निकल सवाल नहीं पूछा। तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भीतर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। देखो कि एक जर्नलिस्ट, एक पैनल, एक इंटरव्यू टेकर क्या सवाल पूछ सकता है एवरीडे लाइफ से। हमने पूछा वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ होता है। आप हर रोज़ आप फैन ये करते हो, वॉल्यूम रेडियो का कम करते हो, कुछ भी करते हो, ये सारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दिमाग को ओपन करके एवरीडे सिचुएशंस को देखो। सॉरी सर। नहीं नहीं, आपको अब हम लोगों ने बता दिया किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और जब आप जाएं तो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि मैं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, और बाकी All the आपके हाथ best. में ही। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। अच्छा कीजिए। और कोई सवाल पूछना है आपको? सर बस यही था कि Okay. कैसे अप्रोच करना है। ठीक है ना? ठीक तो है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, Thank you. थैंक यू।